हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। अभी ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ जो भी कंपनी का, ये कंपनी का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड काफ़ी लंबा है और इसका जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर किया है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है इसका दोस्तों। तो मैं जब भी वीडियो डालता हूँ कोई भी कंपनी का, चाहता हूँ कि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे छूटे ना। तो इन्फॉर्मेशन कलेक्शन करने की वजह से और इसका जो मैंने प्रारूप देखा है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है मगर इन्फॉर्मेशन आपका छूटना नहीं चाहिए, ये मेरा उद्देश्य है। और ये कंपनी काफ़ी पॉपुलर कंपनी भी है और बहुत सारे इन्वेस्टर का रुझान अभी इस कंपनी के प्रति बढ़ते जा रहा है दोस्तों। तो आइए जानते हैं दोस्तों ये कंपनी के विषय में डिटेल में। और ये वीडियो देखने के बाद मैं इतना गारंटी आपको दे सकता हूँ कि आप ये कंपनी के विषय में हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। और दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के बाद यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड और रिलेटिव को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों का नॉलेज भी डेवलप हो। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। द कंपनी का नाम है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका पहले इतिहास जानते हैं, जो हिस्ट्रिकल इसका बैकग्राउंड है। वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय पूंजी बाजार अपेक्षाकृत कम विकसित था। पूंजी की मांग तीव्र गति से बढ़ रही थी उस टाइम, तथापि पूंजी प्रदान करने वालों की कमी थी। उस समय के वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक दीर्घावधि पूंजी यानी कि लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म कैपिटल आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करने में सक्षम नहीं थे। अर्थव्यवस्था की पूंजी आवश्यकताओं की इस कमी और मांग आपूर्ति के अंतराल को भरने के लिए भारत सरकार ने IFC अधिनियम 1948 द्वारा 1 जुलाई 1948 को द इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI की स्थापना की दोस्तों। तो ये था इन्फॉर्मेशन। IFCI भारत का प्रथम विकास वित्तीय संस्था था जो अवस्थापना और उद्योग के विकास की मार्फत आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। तब से IFCI ने वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अर्थात विनिर्माण, अवस्थापना और सेवाएं और वो कृषि से संबंधित क्षेत्रों में निरंतर सहयोग के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया है दोस्तों। वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का जो सिचुएशन आया था 1991 में, उदारीकरण ने भारतीय पूंजी बाजारों और वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। पूंजी बाजार यानी कि कैपिटल मार्केट, जिसमें हम लोग अभी शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, पूंजी बाजारों की मार्फत सीधे ही निधिया मतलब कैपिटल पूंजी निधियां जुटाने में सहायता देने के लिए IFCI को सांविधिक निगम से परिवर्तित करके भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन एक कंपनी बनाया गया। 1956 में इसको एक कंपनी बनाया गया। इसके परिणाम स्वरूप कंपनी का नाम अक्टूबर 1999 से IFCI लिमिटेड किया गया दोस्तों। तो ये था इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्रिकल इन्फॉर्मेशन। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसकी स्थापना से IFCI सभी कारोबार आर्थिक चक्रों का साक्षी रहा और इनका सुदृढ़ता से सामना किया। IFCI विशेष रूप से भारत सरकार और अपने सभी जोखिम धारकों के निरंतर समर्थन और सहयोग से वित्तीय स्थिति को बनाए रखने में सफल रहा है आज तक। औद्योगिक एवं अवस्थापना क्षेत्रों को दीर्घावधि ऋण देने की अपनी मूलभूत विशेषता के अतिरिक्त IFCI ने सलाहकारी सेवाएं, कंसल्टेंसी सर्विस प्रदान करने में भी क्षमता विकसित की है दोस्तों। और भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, विभिन्न स्कीम्स जैसे चीनी विकास निधि, MSIPS उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स तथा सेमी कंडक्टर्स के लिए नोडल एजेंसी भी है। नोडल एजेंसी मतलब होता है दोस्तों, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी का जो स्कीम आता है उसको एडमिनिस्ट्रेट करना, प्रशासनिक रूप से उसको कंट्रोल करना और उसका कार्यान्वयन करने का जिम्मेदारी जिसको मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं नोडल एजेंसी। तो ये नोडल एजेंसी भी है। इसके अतिरिक्त IFCI मूलभूत और गैर मूलभूत परिसंपत्तियों एवं निवेशों में सुधार के द्वारा अपने संगठनात्मक मूल्यों में भी वृद्धि कर रहा है। इन वर्षों के दौरान IFCI ने विभिन्न संस्थाओं
संस्थानों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो आज अपने अपने क्षेत्रों में अग्रणी जिनमें से कुछ स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन, जो आपको पता है, स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये सारी कंपनियों को खड़ा करने में, आगे बढ़ाने में भी IFCI का काफ़ी अच्छा योगदान है दोस्तों। समय के साथ बाजारों में हुए परिवर्तन से कुछ सहायक कंपनियों का विनिवेश किया गया और इस समय IFCI समूह में निम्नलिखित सहायक कंपनियां हैं। इसके जो सब्सिडियरी कंपनी हैं अभी फिलहाल इन कंपनियों ये IFCI के अंतर्गत रहते हैं। पहला है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरा IFCI वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड, तीसरा IFCI फैक्टर्स लिमिटेड, चौथा IFCI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, पांचवा IFCI फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड और छठा है MP कॉन है। उक्त सहायक कंपनियों के अतिरिक्त IFCI ने अपने सामाजिक क्षेत्र के प्रयासों के अधीन निम्नलिखित संस्थाओं की भी स्थापना की है। पहला संस्था है प्रबंध विकास संस्थान, सेकंड है इंस्टीट्यूट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट और तीसरा है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि। तो दोस्तों ये था थोड़ा हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड IFCI का। अब कुछ पॉइंट वाइज जानते हैं IFCI का। बहुत सारे चीज़ें मैंने आउटलाइन किया है। ये मुझे विश्वास है कि ये जो अभी हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड था IFCI का आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले भी बताया IFCI की स्थापना 1 जुलाई 1948 को भारत सरकार ने की थी। इसका मकसद अर्थव्यवस्था की पूंजी की कमी को पूरा करना और मांग आपूर्ति के अंतराल को भरना था। IFCI को उद्योगों को मध्यम एवं दीर्घकालीन वित्त देने के लिए बनाया गया था। कंपनी को RBI द्वारा NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का दर्जा प्राप्त है। IFCI कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक अधिसूचित सार्वजनिक वित्तीय संस्था है। IFCI ने देश भर में कई बाजार संस्थाओं जैसे स्टॉक एक्सचेंज, मैंने पहले भी बताया, स्टॉक एक्सचेंज, उद्यमिता विकास संगठन, परामर्शकारी संगठन और शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। IFCI ने अनुसूचित जातियों यानी कि शेड्यूल कास्ट के उद्यमियों को रियायती दरों पर सहूलियत दर पर वित्त देने के लिए 200 करोड़ रुपए की निधि रखी है। कंपनी, ये जो IFCI है कंपनी एयरपोर्ट किन क्षेत्रों में इसका इन्वेस्टमेंट रहता है दोस्तों आइए जानते हैं। इसका जो इन्वेस्टमेंट है, इसका जो लगानी है वित्तीय जो इसका इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ये है एयरपोर्ट में, रोड्स में, टेलीकॉम सेक्टर में, पावर सेक्टर में, रियल एस्टेट सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में और ऐसे ही अन्य बहुत सारे क्षेत्रों में ये लगानी करती है दोस्तों। इसके 75 साल की इतिहास में कंपनी ने मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे अदानी मुंद्रा पोर्ट, GMR गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सालासर हाईवेज, NRSS ट्रांसमिशन, रायचूर पावर कॉरपोरेशन जैसे प्रोजेक्ट्स में अपना आर्थिक योगदान दिया है। तो काफ़ी अच्छा लिगेसी विरासत है IFCI का, जैसे मैंने अभी जाना है इसको। कंपनी सरकारी और कॉरपोरेट परामर्शदाता के रूप में भी काम करती है, यानी कि कॉरपोरेट हाउसेस के लिए कंसल्टेंसी का और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी कंसल्टेंसी के रूप में ये भी काम करती है। सरकारी परामर्शदाता के रूप में IFCI PLI स्कीम का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के रूप में अपॉइंट हुआ है, जो आत्मनिर्भर भारत तहत आती है। तो ये बहुत बड़ा अभी अभियान चल रहा है भारत सरकार का, आत्मनिर्भर भारत। तो इसमें भी इसका PLI स्कीम अंतर्गत काफ़ी अच्छा योगदान है दोस्तों। लक्षित क्षेत्रों के लिए उत्पादन और बड़ा लगाने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है, जो कि PLI स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम जिसको हम लोग बोलते हैं। कंपनी जो IFCI है, कंपनी फाइनेंशियल एडवाइजरी, आर्थिक जो सलाह है, एडवाइस ये देता है। ESG एडवाइजरी करता है। ESG मतलब इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। तो ये एक सोशल सेक्टर का एडवाइजरी है और अन्य प्रोजेक्ट एडवाइजरी भी करती है, जो ये सेवा सरकार और कॉरपोरेट सेक्टर के को प्रदान करती है दोस्तों। तो प्राइवेट सेक्टर में भी इसका काफ़ी अच्छा हस्तक्षेप है और गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी अच्छा इसका पकड़ है दोस्तों। तो दोनों सेक्टर ये कवर करके चल रही है। काफ़ी अच्छा हिस्ट्रिकल लिगेसी भी है और आने वाले दिन में मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा भी कर सकती है। अभी तक का सीनेरियो देख रहा हूँ तो काफ़ी मजबूत कंपनी है। नेक्स्ट है दोस्तों, कंपनी 1984 से 1984 से शुगर डेवलपमेंट फंड यानी SDF का नोडल एजेंसी
रह के भी काम कर रहा है। नोडल एजेंसी मैंने बताया, नोडल एजेंसी मतलब ऐसा एजेंसी है जो किसी स्कीम को, किसी फंड को मैनेज करने के लिए और उसको कार्यान्वयन करने के लिए अपॉइंट किया जाता है, वो एजेंसी को हम लोग नोडल एजेंसी बोलते हैं। कंपनी ने पूरे भारत में बहुत सारे मार्केट इंटरमीडियरीज का सेटअप करने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है दोस्तों, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है दोस्तों, शेड्यूल कास्ट को सहूलियत दर में कर्जा देने के लिए भारत सरकार ने आईएफसीआई को वेंचर कैपिटल के रूप में 200 करोड़ रुपए दिया है, जिसमें आईएफसीआई खुद 50 करोड़ के साथ लीड इन्वेस्टर है। आईएफसीआई वेंचर कैपिटल जो आईएफसीआई का सब्सिडियरी है दोस्तों, फंड को मैनेज करती है। 2014-15 से फंड संचालन में है और आईएफसीआई वेंचर कैपिटल ये स्कीम के उद्देश्य पूरा करने के लिए लगा हुआ है। आईएफसीआई को मार्च 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। मैंने नोडल एजेंसी क्या है बता दिया है दोस्तों। इसका उद्देश्य मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस मतलब बैंक को शेड्यूल कास्ट के उद्यमशीलता को करने के लिए उनको क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी देना है। तो क्रेडिट इन्हांसमेंट गारंटी मतलब क्या होता है, यदि क्रेडिट डिफॉल्ट होता है तो उसका गारंटी गवर्नमेंट लेती है और बैंकों को ये इजी हो जाता है सहूलियत दर में जो शेड्यूल कास्ट है उसको लोन देने के लिए, क्योंकि पीछे गवर्नमेंट खड़ा हुआ है। तो ये एक आईएफसीआई का काफ़ी अहम रोल है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और शेड्यूल कास्ट को आगे बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों ये सारे जो मैंने अभी आप लोग को बताया, ये हिस्ट्रिकल एक सिनॉप्सिस था, हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड था कंपनी का। काफ़ी बड़ा, काफ़ी अच्छा हिस्ट्रिकल लिगेसी है, विरासत है कंपनी का। अब आइए जानते हैं कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी काफ़ी एक्सपर्ट, बहुत सारे सेक्टर के एक्सपर्ट लोग हैं जो अपना ओपिनियन सारे चीज़ शेयर करते होंगे और पॉलिसी बनाते होंगे। तो बीओडी एक्सपर्ट्स में अभी डेप्यूटी एमडी, जो डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो श्री राहुल भावे हैं। गवर्नमेंट डायरेक्टर में श्री जितेंद्र असाती हैं। गवर्नमेंट डायरेक्टर में श्री सुजीत कार्तिकेयन हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर एन बालाकृष्णन। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर अरविंद सहाय। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री सुरेंद्र बेहरा। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर श्री अरविंद कुमार जैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में है श्री उमेश कुमार गर्ग। तो ये एक बीओडी का फॉर्मेशन है और जितने भी आप डायरेक्टर देखेंगे सारे अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, सारे अपने फील्ड के धुरंधर हैं, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है मैनेजमेंट में ऐसे लोग का रहना दोस्तों। तो नेक्स्ट जानते हैं दोस्तों आईएफसीआई का शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर के पास है 71.72%, जो कि सितंबर क्वार्टर में कोई चेंजेस नहीं है इसमें। एफआईआई वालों जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनके पास है 2.54%। एफआईआई वालों ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना स्टेक को 2.40 से 2.54% तक बढ़ाया है सितंबर क्वार्टर में। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर 4.71% है उनका, जिसमें जो म्यूचुअल फंड वाले हैं उन्होंने अपना स्टेक 0.04% से बढ़ा के 0.11% कर दिया है और म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स हैं वो स्कीम को 24 से लेके बढ़ा के 33 कर दिया है सितंबर क्वार्टर में। और दोस्तों ये कंपनी का पब्लिक पार्टिसिपेशन है 21.03%। तो दोस्तों ये था शेयर होल्डिंग पैटर्न, काफ़ी अच्छा शेयर होल्डिंग पैटर्न है जिसमें मिक्सअप है पब्लिक का भी, प्रमोटर का भी और एफआईआई डीआईआई का भी। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शंस क्या क्या हुआ है अभी तक वो जानते हैं। लास्ट कॉर्पोरेट एक्शन तो डिविडेंड कंपनी ने इससे पहले, आज से पहले 17 फरवरी 2016 को डिक्लेयर किया था 1 रुपीज़ पर शेयर। उसके बाद कोई भी डिविडेंड आज तक कंपनी ने डिक्लेयर नहीं किया है। और दूसरा कॉर्पोरेट एक्शन है राइट शेयर इश्यू किया गया था कंपनी द्वारा 1999 में 1:1, जिसके पास एक शेयर है उसको एक शेयर दिया गया था राइट शेयर के जरिए 25 अक्टूबर 1999 को। उसके बाद आज तक कोई राइट शेयर इश्यू नहीं हुआ है दोस्तों। इसका फेस वैल्यू है 10 रुपया, यानी कि अभी तक इसका कोई स्प्लिट नहीं हुआ है। तो ये था दोस्तों कॉर्पोरेट एक्शन का सिनेरियो दोस्तों। तो बहुत सारे चीज़ हम लोग कवरेज किए आईएफसीआई का, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, इसका जो
सेवाएं हैं, परामर्शदाता का ये काम करता है, बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स को ये नोडल एजेंसी का सर्विस भी देता है। तो आइए जानते हैं अब आर्थिक हिसाब से, फाइनेंशियल हिसाब से कंपनी कितना मजबूत है, कितना कमज़ोर है, वो जानेंगे। तो फाइनेंशियल्स में जाते हैं। कंपनी का जो अभी मार्केट प्राइस है, वो मार्केट प्राइस अभी अराउंड 60 रुपीज़ अराउंड चल रहा है, 60 रुपये अराउंड चल रहा है। 52 वीक हाई, ये साल का इसका हाई है 91.39 और ये साल का लो है 26.50 और ऑल टाइम लो है 2.65, 2 रुपये 65 पैसा और ऑल टाइम हाई प्राइस का है 121 रुपये 20 पैसा। तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ जाके फिर नीचे आया था इस शेयर और अभी फिर ये क्लाइम कर रहा है धीरे धीरे। आइए जानते हैं और फाइनेंशियल डाटाज, इंडिकेटर्स, इंफॉर्मेशन कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी अच्छा है, 16,734 करोड़ का कंपनी है, काफ़ी बड़ा कंपनी है। कंपनी का जो पीई रेशियो है थोड़ा ज़्यादा है, 98.51। सेक्टर का पीई है 17.05। तो कंपनी को अर्निंग बढ़ा के इसको कम करना होगा। यदि अर्निंग बढ़ता है तो पीई रेशियो कम हो जाता है, तो आने वाले दिन में कंपनी का अर्निंग बढ़ते जाएगा तो पीई एडजस्ट हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट, पीबी रेशियो काफ़ी कंफर्टेबल है, 3.60 है, बस ज़्यादा टाइम्स बड़ा नहीं है, ज़्यादा नहीं है। 17.82 बुक वैल्यू है और अभी 60 रुपया चल रहा है, तो अराउंड 3 रुपया 60 पैसा, सॉरी 3.60 टाइम्स, 3.60 टाइम्स ये ज़्यादा है बुक वैल्यू से अभी का जो मार्केट प्राइस है दोस्तों। फेस वैल्यू कंपनी का 10 रुपया है। बीटा वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, 1.43 है। बीटा वैल्यू ज़्यादा होने का मतलब वोलेटिलिटी प्राइस में काफ़ी ज़्यादा होता है। एक से ज़्यादा होने का मतलब मार्केट का मूवमेंट से 1.5 गुना ये ज़्यादा चलता है इसका प्राइस। तो ये थोड़ा वोलाटाइल है, थोड़ा रिस्की स्टॉक है, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, इसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा। आइए जानते हैं दोस्तों जून क्वार्टर के हिसाब से, जून 2024 के हिसाब से सितंबर 2024 में कंपनी का इम्प्रूवमेंट क्या रहा है फाइनेंशियली। कंपनी का जो सेल्स था जून में 387 करोड़ का था और सितंबर में 617 करोड़ का है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स जून में 174 करोड़ और ये बढ़ के हुआ है 409 करोड़ का सितंबर में। नेट प्रॉफिट जून में -87 करोड़ था जो कि प्लस में आया हुआ है 184 करोड़। तो काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस है दोस्तों। जून क्वार्टर को यदि कंपेयर किया जाए सितंबर क्वार्टर से तो काफ़ी शानदार फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है कंपनी का। आइए जानते हैं एनुअल कंपैरिजन, मतलब कि लास्ट ईयर मार्च 2023 में कैसा स्थिति था फाइनेंस का, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स का, और अभी कैसा है मार्च 2024 में। तो कंपनी का जो नेट कैश फ्लो है, नेट कैश फ्लो हम लोग निकालते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी का एडजस्टमेंट करके। तो इसका नेट कैश फ्लो मार्च 2023 में लास्ट ईयर था 70 करोड़ और अभी बढ़ के हुआ है 261 करोड़, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था 50.02%, 50.02% और अभी ये बढ़ के हुआ है मार्च 2024 में 70.46%, काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ है। ऑपरेटिंग मार्जिन 45.04% और अभी ये मार्च 2024 में है 66.39%। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर था -8.06% और ये बढ़ के प्लस में आया है 12.13%, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ मतलब होता है शेयर होल्डर को जितना रिटर्न मिलता है, लास्ट ईयर ये था -6.17% और अभी ये बढ़ के हुआ है प्लस में हुआ है 2.56%। तो अराउंड -6 को कवर करके 2.56 हुआ है, तो 8%, 8 to 9% रिटर्न ऑन नेटवर्थ में ग्रोथ हुआ है, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है ये। और इसको अभी बढ़ाना होगा क्योंकि प्लस अभी 2.56 आया है, तो इसको जितना ज़्यादा बढ़ाएगा कंपनी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लास्ट ईयर था 9.71% प्लस में और अभी हुआ है 16.41%, इसमें भी काफ़ी अच्छा उछाल है। रिटर्न ऑन एसेट है -1.22% था पहले लास्ट ईयर और इस साल है मार्च 2024 में 0.54, यानी कि ये भी माइनस से प्लस में आया है, इंप्रूवमेंट दिख रहा है। एसेट यूटिलाइजेशन अच्छा दिख रहा है इसमें। करंट रेशियो का मैंने बताया आपको, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, जिसका स्टैंडर्ड रेशियो होता है 2:1। तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन किया है इसमें भी। ज़्यादा होने के कारण, यदि ज़्यादा होता है करंट रेशियो, इसका मतलब लिक्विडिटी ब्लॉक हो जाता है। लिक्विडिटी ब्लॉक होने के कारण से प्रॉफिटेबिलिटी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है फाइनेंशियल थ्योरीज के हिसाब से। तो ये करंट रेशियो 2:1 स्टैंडर्ड है, 2 से ज़्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसका करंट रेशियो लास्ट ईयर था 1.45, थोड़ा सा बड़ा है 1.55, मगर ये स्टैंडर्ड से अंदर ही है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है करंट रेशियो का। क्विक
क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस डेटर्स और इन्वेंट्रीज को घटा दिया जाता है। क्विक रेशियो मतलब इजीली वो कैश में कन्वर्ट होता है, जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सारे क्विक रेशियो में आता है। क्विक रेशियो का स्टैंडर्ड रेशियो होता है 1:1, ये थोड़ा ज़्यादा है, 1.55 है, लास्ट ईयर 1.44 था। इसको थोड़ा कम करना होगा क्योंकि ज़्यादा कैश ब्लॉक होने से, बैंक बैलेंस में ज़्यादा पैसा रहने से कंपनी का जो रिटर्न है, पोटेंशियल रिटर्न कम हो जाती है दोस्तों। तो इसको थोड़ा कंपनी को मेंटेन करना होगा। कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, 0.70 तक को अच्छा माना जाता है, मगर ये 1.33 है। मगर लास्ट ईयर कंपैरिजन में थोड़ा सुधार हुआ है, लास्ट ईयर 1.79 था, इस साल 1.33 है। तो कंपनी को डेप्ट रीपेमेंट में ध्यान देना होगा। आने वाले दिन में डेप्ट को कंपनी को कम करते जाना होगा, अर्निंग को बढ़ा के। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT डिवाइड बाय इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को कितना गुना ये कवर कर सकता है अर्निंग। लास्ट ईयर 1.16 था, अभी 2.45 है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सुधार हुआ है, काफ़ी अच्छा संकेत है ये। असेट इन्वेंट्री असेट टर्नओवर रेशियो, यानी कि सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स को असेट्स टर्नओवर रेशियो बोलते हैं। असेट्स कितना कैपेबल है सेल्स को टर्न करने में। तो लास्ट ईयर ये था 0.09 और अभी ये बढ़ के 0.11 हुआ है, मगर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, इसको थोड़ा बढ़ाना होगा कंपनी को। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब होता है दोस्तों सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, टोटल इन्वेंट्री, मतलब एक साल में कंपनी इन्वेंट्री को कितना गुना सेल्स में कन्वर्ट करता है। तो ये लास्ट ईयर था 0.06 और अभी ये 0.04, तो जो कि ये भी कंफर्टेबल नहीं है, इसको कंपनी को बढ़ाना होगा धीरे धीरे। नेक्स्ट है दोस्तों PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो लास्ट ईयर था -10.32 और ये प्लस में अभी आया 94.40, काफ़ी ओवर वैल्यूड है क्योंकि सेक्टर PE जो है काफ़ी कम है। सेक्टर PE हम लोग एनालिसिस किए थे दोस्तों, इसका सेक्टर PE 17.05 है। तो इसको अर्निंग अपना बढ़ा के देखिए। प्राइस अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला होता है दोस्तों मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर जब बढ़ते जाएगा कंपनी का, डेफिनेटली प्राइस टू अर्निंग रेशियो PE रेशियो एडजस्ट हो जाता है। तो कंपनी को अपना अर्निंग बढ़ाने में ध्यान देना होगा। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, ये थोड़ा कंफर्टेबल है, बुक वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा मार्केट प्राइस नहीं है। लास्ट ईयर 0.64 था और अभी 2.45 है, तो इसको ज़्यादा नहीं माना जा सकता है। बुक वैल्यू के हिसाब से ये स्टैंडर्ड वैल्यूएशन में है, मगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से काफ़ी ओवर वैल्यूड है, उसको कंपनी को ध्यान देना होगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरप्राइज वैल्यू टू EBITDA। EBITDA तो मैंने आपको बताया है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, इसका अलग से मैंने वीडियो बनाया, आप सर्च करके देख सकते हैं। और इंटरप्राइज वैल्यू का मतलब होता है कंपनी का टोटल वैल्यूएशन। तो टोटल वैल्यूएशन में कंपनी क्या जोड़ती है, डेप्ट जोड़ती है, मार्केट कैप जोड़ती है और कैश रिजर्व जोड़ती है। तो डेप्ट प्लस कैश रिजर्व प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेप्ट प्लस मार्केट कैपिटलाइजेशन प्लस कैश रिजर्व को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरप्राइज वैल्यू। इंटरप्राइज वैल्यू डिवाइडेड बाय EBITDA। तो ये क्या दर्शाता है दोस्तों, यदि ये ज़्यादा होता है तो कंपनी ओवर वैल्यूड होता है, यदि कम होता है तो कंपनी अंडर वैल्यूड होता है। तो जितना कम होगा उतना अच्छा है। लास्ट ईयर ये था 9.86 और अभी ये है 9.54, तो कम हुआ है, तो थोड़ा सस्ता होते जा रहा है कंपनी। तो इस हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं। EV डिवाइडेड बाय EBITDA दोस्तों, ये जनरली यूज़ किया जाता है बहुत पर्पसों के लिए। डिफरेंट एक ही सेक्टर के डिफरेंट कंपनी है, तो उसका EV डिवाइड बाय EBITDA निकाल के कौन सा कंपनी सस्ता है वो कंपेयर कर सकते हैं। और जब कभी कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करने जाता है, तो टेक ओवर करने के टाइम में भी उसका वैल्यूएशन निकालने के लिए ये फार्मूला को यूज़ किया जाता है। लास्ट इंडिकेटर है दोस्तों प्राइस टू सेल्स, ये भी एक बहुत अच्छा एक इंडिकेटर है, प्राइस टू सेल्स। तो प्राइस टू सेल्स मतलब होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय सेल। तो कंपनी का जो मार्केट कैप होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है दोस्तों नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट प्राइस पर शेयर। तो मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है, प्राइसिंग है, उसको यदि आप सेल्स से डिवाइड कर देते हैं तो आपको आता है वो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो। वो मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो जितना ज़्यादा होता है कंपनी उतना ओवर वैल्यूड होता है, तो कम होना अच्छा माना जाता है। इसका लास्ट ईयर था 1.45 और अभी ये 4.98, थोड़ा ओवर वैल्यूड हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। इसमें कंपनी को ध्यान देना होगा, जितना सेल्स बढ़ते जाएगा डेनोमिनेटर पार्ट में, उतना ये इसका वैल्यू जो है कम होते जाएगा। तो सेल्स में कंपनी को ध्यान देना होगा, सेल्स बढ़ते जाएगा तो डेफिनेटली ये जो आइटम है ये एडजस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इससे हम लोग को अभी
अब मैं कंक्लूड करने जा रहा हूँ। ये था IFCI यानी कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का डिटेल सिनॉप्सिस, डिटेल एनालिसिस। ये वीडियो देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपको सारा चीज़ क्लियर हो गया है। अब इसका मैं स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी थ्रेड में एनालिसिस करने जा रहा हूँ। कंपनी का स्ट्रेंथ है, इसका हिस्ट्रिकल लिगेसी है, एक ऐतिहासिक विरासत है, काफ़ी अच्छा कंपनी है। बहुत सारे डायरेक्टर्स इसके डिफरेंट फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। कंपनी बहुत सालों से अच्छा परफॉर्म कर रही है, बहुत बड़े बड़े उद्योगों को इसने बनाया है। इंटरमीडिएट जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बहुत सारी स्टॉक होल्डिंग हो गया, और आपका अदानी मुंद्रा हो गया, GMR एयरपोर्ट हो गया। तो ये सारे बड़े बड़े उद्योगों का इस्टेब्लिशमेंट सेटअप के लिए इसका काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। ये थोड़ा स्ट्रेंथ पार्ट है दोस्तों इसका। और कंपनी का जो फाइनेंशियल्स अभी हम लोग ने देखा, फाइनेंशियल्स भी काफ़ी अच्छा है। कुछ फाइनेंशियल्स दिखा रहे हैं ओवर वैल्यूड है, उसको कंपनी को अर्निंग बढ़ा के, सेल्स बढ़ा के एडजस्ट करना होगा। कंपनी का स्ट्रेंथ पार्ट काफ़ी अच्छा है। वीकनेसेस में कंपनी का एक मैंने देखा है, डेप्ट काफ़ी ज़्यादा है, डेप्ट को कम करते जाना होगा कंपनी को, क्योंकि डेप्ट इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी सारे चीज़ कंपनी का काफ़ी अच्छा है। अपॉर्चुनिटीज़ में कंपनी का जो पॉलिटिकल साइड है डेफिनेटली अच्छा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट बैकिंग कंपनी है। दूसरा आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में भी इसका इकोनॉमिक साइड भी काफ़ी अच्छा है। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट भी डेफिनेटली डिस्टर्बिंग है, क्योंकि गवर्नमेंट बैकिंग है तो इसको एक सोशल सपोर्ट मिल ही जाएगा। टेक्नोलॉजिकल, ये इसके पास काफ़ी अच्छा नेट कैश फ्लो है, कैश बैकअप भी है, और साउंड कंपनी है फाइनेंशियली। तो आने वाले दिन में जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होगा ये इसको कोप कर सकता है। तो दोस्तों सारी चीज़ देखने के बाद मुझे लगता है कि ये कंपनी आने वाले दिन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर सकता है। मेरे जितने भी वीडियोज़ है दोस्तों इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो है। आप ये इन्फॉर्मेशन लेके अब डिसाइड कर सकते हैं कि कंपनी को क्या करना चाहिए। यदि आपके पास है तो होल्ड करना चाहिए या नहीं। मेरा ओपिनियन यदि जाने के तो आपके पास है तो आप होल्ड कर सकते हैं, नहीं आपके पास है तो बाई कर सकते हैं। और यदि आपके पास है तो आप अभी एग्जिट न करें, आगे और आगे ये बढ़ने का उम्मीद मुझे लग रहा है, क्योंकि ग्रोथ काफ़ी अच्छा है कंपनी में। ये मेरा सिर्फ ओपिनियन है दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने ब्रोकर और कंसल्टेंट से भी एडवाइस करके आप डिसीजन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले। और दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, गुड नाइट।